हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप मेरे पीछे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि हिंदी में अगर बात करूं तो आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। हर साल आप यूपीएससी का एग्जाम उठा के देखो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। काफी बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से हमें प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ एक ऐसे सजेशंस या कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इकोनॉमिक सर्वे के देखने को मिलते हैं जिनको हम अपने मेंस के आंसर्स के अंदर या फिर इंटरव्यू के समय के ऊपर हम बोर्ड के सामने अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एक एनालिसिस करेंगे। एट द सेम टाइम क्या क्या है उसमें, कितने कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को वैसे पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। दरअसल में अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए ना तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि 1950 1951 तब से यहाँ पर हमने इकोनॉमिक सर्वे लाना स्टार्ट किया। डेफिनेटली पहले क्या होता था, शुरुआत में ना जो इकोनॉमिक सर्वे था वो बजट के साथ ही आता था, यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे ही आते थे। पर 1964 1964 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, हमें नोटिस करने को मिलता है इकोनॉमिक सर्वे एक सेपरेट डॉक्यूमेंट की तरह सामने आता है एंड आपका बजट एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। अब जैसा कि पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चला आ रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हर साल 1 फरवरी को हमारा जो बजट आता है एंड उससे एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को हमारा इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस बार भी आज के दिन ही यानी कि 31 जनवरी को ही हमारा ये इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो गया है, राइट। एंड बाकी आप यहाँ पे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है जिसको हम आज के सेशन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर इकोनॉमिक सर्वे की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है या रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा, ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा कि इकोनॉमिक सर्वे लाना ही लाना है, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो फिर से हम लाते क्यों हैं? इसका कारण यह है कि दोस्तों कि अगर हमें बजट को अच्छे से समझना होता है, उसको समझने के लिए हमारे पास कुछ डेटा, हमारे पास कुछ आंकड़े होने चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपको अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है, उसके लिए आपको अपनी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब सेम यही काम हमारे बजट के साथ है। बजट हमारा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन बताता है कि हमें कहां कहां पे कैसे कैसे खर्चा करना है। उसके लिए हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि पिछले साल के अंदर हमने क्या खर्च किया, कैसे उसको सही से यूटिलाइज किया, नहीं किया, वो सब चीजें जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड यही सब चीजें हमें इकोनॉमिक सर्वे बताएगा। अब आप लोग जानते होंगे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दीपम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हो गया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो आप जानते होंगे इसके अंतर्गत एक आपको एक इकोनॉमिक डिवीजन देखने को मिलती है एंड यही आपकी जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे लाती है। दरअसल में ना हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी, इनके द्वारा यहाँ पर पूरा ये काम देखा जाता है। एंड आप नोटिस कर पाओगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को भी यही पूरा उनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो इनका ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमें थोड़ा समझ आई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में किस तरह से है। देखो, नॉर्मली पता क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे कई बार 2 वॉल्यूम में आता है, कई बार एक सिंगल वॉल्यूम में आता है। यानी कि कई बार 2 बुक्स आती हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, कई बार एक सिंगल बुक आती है। इस बार हमारे सामने एक सिंगल बुक देखने को मिली है, दिस इज द एक सिंगल वॉल्यूम जो हमें बुक की देखने को मिली है एंड इसमें टोटल हमें 13 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक है आपका स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। फिर दूसरा चैप्टर है हमारा मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, तीसरा है एक्सटर्नल सेक्टर, चौथा है प्राइस एंड इन्फ्लेशन, पांचवा है मीडियम टर्म आउटलुक। यहाँ पर ना एक बात हुई है डीरेगुलेशन की, ये वर्ड इकोनॉमिक सर्वे में बार बार आया है तो इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर 6 आपका इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चैप्टर 7 इंडस्ट्री, 8 है सर्विसेज, 9 है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, 10th है आपका क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, 11th सोशल सेक्टर, 12th है आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड 12th है आपका लेबर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। अब एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करो, खासकर उन बच्चों को मैं कह रहा हूँ जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस गो थ्रू किया है? मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे लगता है इन पर्टिकुलर चैप्टर के साथ रिलेट करता है? सोच के बताओ। सबसे पहले तो आपकी नजर यहाँ पे जाएगी, सर अगर हम बात करें इंडस्ट्री, सर्विस और एग्रीकल्चर, ये तो डायरेक्टली हमारा मेंस का सिलेबस है।
वहां पर हम अपनी इंडियन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म किया, एग्रीकल्चर के ऊपर और फूड मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये तो डायरेक्टली है बिल्कुल। उसके अलावा सर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हमारा एनवायरमेंट का टॉपिक है। सोशल सेक्टर भी हम डेफिनेटली गो थ्रू करते हैं, हमारे हेल्थ, हमारा एजुकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट भी आपके इकोनॉमी के सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है एज इट इज। स्किल डेवलपमेंट मेंशन्ड है, GS2 के अंदर भी क्वेश्चन आ रखे हैं। लेबर इन AI एरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो इतनी बात हो रही है, डीप सीक की हम बात कर रहे हैं, बाकी सब चीजों की, लेबर की भी बात होती है, ये सब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, एंड इवन बाकी सब जैसे इन्फ्लेशन हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमी की क्या हालत क्या है, डीरेगुलेशन, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे यूपीएससी सिलेबस के साथ ही लिंक्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जो हमें हमारे साथ नहीं लिंक्ड है, तो इसीलिए हमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोस्तों एक्चुअल में आप अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर ना मैं आपके सामने कुछ सैंपल क्वेश्चन भी लाया हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप इनके आंसर्स भी दे सकते हो कमेंट्स के अंदर। तो दरअसल में होता पता क्या है, जैसे ये एक क्वेश्चन हुआ, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के माध्यम से हम आंसर कर सकते हैं। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम इस इकोनॉमिक सर्वे को स्टडी करें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर इकोनॉमिक सर्वे कितना बड़ा है, ये 13 चैप्टर दिख गए, पर एक चैप्टर कितने पेजेस का है? देखो अगर मैं टोटल बात करूं ना, तो जब ये PDF आप डाउनलोड करोगे तो ये टोटल आपका 482 पेजेस का देखने को मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर इतना बड़ा, ये तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बराबर हो गया, तो क्या हमें पूरा पढ़ना है? देखो यार एक्चुअल में पूरा तो पढ़ना तो काफी मुश्किल हो जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, इन चैप्टर्स की एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। ये डिटेल्ड डिस्कशन नहीं है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा उन चीजों का कि क्या क्या कवर्ड है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम हर एक चैप्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए जहां पर स्टैटिक और करंट का एक लिंकेज आपको बताया जाए, तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में इसके रिगार्डिंग बता दीजिएगा, ठीक है? तो हमारी टीम के साथ डिस्कस करके फिर अकॉर्डिंगली हम उसको आपके सामने पेश कर देंगे। बट आई वुड वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड कि क्या आप एक्चुअली में इस चीज को चाहते हो, ताकि फिर हमारी टीम उस पर एफर्ट लगा के आपको यहाँ पर डेडिकेटेड हर चैप्टर में से क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर पाए, ठीक है? तो इसकी जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ऋषभ शर्मा सर PW के ऊपर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, वहां जाके भी आप इसको एक बार गो थ्रू करना हो तो कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर था हमारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, यहां पर बात क्या हुई है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, और यहां पर उन्होंने बात करी है दुनिया भर की देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक कंपैरिजन करते हुए। एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे, अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, दुनिया भर की बात करें ना, तो आप पिछले 3 सालों की बात करो, जैसे 2025, 24 और 23, आप नोटिस कर पाओगे यहां पर रफली जो ग्रोथ रेट थी एंटायर वर्ल्ड की, दैट इज 3.3% के आसपास। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें आने वाले साल में 2025 में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मैं कंपैरिजन करूं आपकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या आपकी जो मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वहां पर ये नंबर 4.4% था 2023 के अंदर, 2024 के अंदर आपका 4.2%, एंड 2025 में ये 4.2% रहने जा रहा है। तो यानी कि ना अलग अलग ग्रुप्स का अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से इमर्जिंग जो मार्केट हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी खासी है, पर उनमें आने वाले फ्यूचर में एक हल्का सा हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ऐसा यहां पर IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कहा है। सर भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की जा रही है? दोस्तों भारत के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी GDP जो है ना, वो 6.4% के आसपास यहां पे ग्रो करेगी इन FY 25 की बात कर रहा हूं, 2025 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। हालांकि 2026 अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं ना, तो यहां पर जो यहां पे रियल GDP का आंकड़ा बताया गया है वो 6.3 से लेके 6.8% बताया गया है। आप पूछोगे सर इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है? क्योंकि देखो यार बहुत सारे ऐसे ग्रोथ के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। कई बात हम ना एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हेडविंड्स एंड टेलविंड्स। आप लोगों ने ये बातें सुनी भी होंगी, हम इसको कई बार जब हम अपने इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो उसके साथ भी इसका लिंकेज हम देखते हैं। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पुश करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अच्छे रिफॉर्म्स हो गए, कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, ऐसे अगर रिफॉर्म्स होंगे, कुछ ऐसे अच्छे काम किए जाएंगे तो वो टेल विंड की तरह काम करेंगे, वहां पर वो आपकी अर्थव्यवस्था को आगे पुश करेंगे, उनको बोलते हैं हम क्या, टेल विंड्स। अगर कुछ ऐसी टेल विंड्स हमें देखने को मिलती हैं आने वाले समय के अंदर, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी ग्रोथ 6.8% की तरफ जा सकती है। पर लेट अस से कुछ ऐसा
इवेंट होता है जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो, जैसे कई बार कुछ क्राइसिस आ जाता है, कुछ वॉर आ जाती है ना, कुछ कोविड-19 पैंडेमिक जैसा कुछ आ गया, इन सब चीजों से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी जो आगे तेजी से बढ़ रही थी उसके सामने हवा आती है एक तरह से, जिसको हम बोलते हैं ना हेडविंड आती है, और हेडविंड आने की वजह से क्या होता है, हमारी ग्रोथ में एक रुकावट बन जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी 26 के अंदर, FY 2026 के अंदर हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी टुवर्ड 6.3%। ये यहां पर बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। इसके अलावा देखो दोस्तों, एक जो बात थी ना वो इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी अच्छी खबर है। इन्फ्लेशन का आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी जो कोशिश है वो यही है कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, स्पेशली बात करूं CPI कंबाइंड की बात करूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की जब मैं बात करता हूं तो हमारी कोशिश है कि 4% रहे, ±2% के वेरिएशन के हिसाब से। अब अभी तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन ज्यादा है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द कमिंग ईयर्स ये कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में 4.9% आ चुकी है, एंड वी आर फर्दर एक्सपेक्टिंग कि ये आने वाले सालों के अंदर ये 4% की तरफ ही जा रही है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का भी अनुमान हमें देखने को मिल जाएगा। और क्या इकोनॉमिक सर्वे ने सर बात करी है? दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ने एक बात करी है आपके PMI के बारे में भी। देखो पहली बात तो आप ये समझो व्हाट एग्जैक्टली इज PMI। PMI होता है यहां पर आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, राइट। एंड जब मैं बात करता हूं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की, ये दरअसल में आपका एक लीडिंग इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? लीडिंग इंडिकेटर का अर्थ ये होता है एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको शुरुआत में ही एक आइडिया दे जाता है कि आने वाला समय कैसे होने जा रहा है। देखो एक तो होता है काम सब कुछ हो गया, उसके बाद आप देखो कि कितनी ग्रोथ हुई। एक आप पहले से अनुमान लगाने की कोशिश करते हो कि क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर कैसा होने जा रहा है। तो वहां पर ना हमारा जो PMI इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसको आप लोग जानते होंगे जो S&P ग्लोबल है ना, उसके द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। इसके और एंट्रीज भी हैं साथ साथ में जो मिलके इसको निकालने में मदद करती हैं। तो ये जो आपका इंडेक्स आता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यहाँ पे बहुत सी चीजें देखती हैं कि सिनेरियो कैसा है, जॉब ग्रोथ कैसी है ना कहीं ना कहीं इन्वेंट्री लेवल कैसा है। मैनेजर्स से एक तरह से सर्वे किया जाता है कि बताओ सिचुएशन कैसी है, क्या पहले के मुकाबले खराब हुई है, पहले के जैसी ही है, या पहले से बढ़िया हुई है। इन क्वेश्चंस के हिसाब से ना हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं। क्या नंबर्स आते हैं? देखो ये नंबर या तो 50 से बड़ा आता है नंबर, या 50 के बराबर आता है, या 50 से कम आता है। दोस्तों अगर ये नंबर 50 से ज्यादा आता है ना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आपका एक्सपेंशन होने जा रहा है। अगर हम बात करें लेस देन 50 आता है तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के अंदर हमें एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अगर ये नंबर 50 के बराबर आता है तो जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी ही रहने जा रही है। अब यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों की हम बात करें ना, तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये जो लाइन है इसको आप ध्यान से देखना। अगर हम बात करें ना दुनिया भर की ग्लोबल सर्विसेज की बात करी गई है इन्होंने, तो ये नंबर भी 50 से ऊपर ही है। ये नंबर आप नोटिस कर पाओगे, ये है 50 वाली लाइन, ये ज्यादातर टाइम 50 से ऊपर ही जा रहा है। What exactly is this showing? This shows कि कहीं ना कहीं फ्यूचर से हमें अच्छी उम्मीदें हैं। जो मैनेजर्स है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर चीजें बढ़िया ही होंगी। खासकर अगर मैं बात करूं ना, आप यहां पे नोटिस कर पाओगे सर्विसेज के अंदर हालात ज्यादा अच्छे हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाली लाइन देखो जरा, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये काफी लंबे टाइम तक 50 से नीचे हमें देखने को मिल रही है, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले में थोड़ी दिक्कतें हैं, बट सर्विस वाली इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छा सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब यहां पर एक बात हुई है कि इंडिया आज के समय यानी कि FY 2025 के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं जितना पिछले 10 साल में कर रहे हैं? द आंसर इज यस। आप यहां पे नोटिस कर पाओगे इकोनॉमिक सर्वे ने ग्राफ बनाया है जहां पर पिछले 10 साल FY 15 से लेकर 24 तक इन 9 सालों का उन्होंने एवरेज ग्रोथ बताई है, एंड उसको कंपैरिजन किया FY 2025 के साथ। तो आप नोटिस कर पाओगे जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही है ना उससे हल्का सा ज्यादा रहेगा, मोटा मोटा आसपास ही रहेगा। उसी तरह से इंडस्ट्री का भी सिमिलर रहेगा। सर्विसेज के अंदर हम नोटिस कर पाएंगे सर्विस के अंदर हल्की सी गिरावट है एज कंपेयर टू द एवरेज ग्रोथ ऑफ द लास्ट 9 ईयर्स। ये थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, हल्का सा डिप होगा। तो आप ओवरऑल अंडरस्टैंड कर पाओगे ये उसी ट्रेंड में है। ठीक है, इंडियाज ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द डेकेडल एवरेज। पिछले 10 साल का जो एवरेज था ना उसके साथ ही उसी ट्रेंड को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब ये तब है जब दुनिया में इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा कि वॉर कहां पे जाएंगी। उन अनसर्टेनिटीज को टैकल करते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल के एवरेज को फॉलो कर रही है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है,
और दोस्तों बात करें इसके अलावा आप लोग जानते होंगे जीडीपी के बारे में। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। सर कौन सा फॉर्मूला? C+I+G+NX, राइट। जीडीपी हम सब लोग जानते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। द आंसर इज सिंपल, ये होता है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, लगभग 60%। अगर आपको एग्जैक्ट आंकड़ा देखना है, दिस इज 61.8%। पिछले साल की अगर बात करें FY24 की, 60.3%। तो रफली आप आइडिया लगाओ 60 से 61% जो होता है ना, ये हमारा सी का वेटेज है। एंड इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, अगर आपको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक का समय, उस समय क्या दिक्कत आई थी, क्यों हमारी जीडीपी इतने नीचे गई थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक तरह से काफी नीचे गिर गया था। आप यहां पे अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है, बीच में जहां पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओवरऑल परसेंटेज में उतना नहीं दिखेगा, बट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर उस समय थोड़ा हमें डिप देखने को मिला था। अब यहां पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये जो नंबर है सबसे ज्यादा है सी का, है ना। फिर उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो जो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपका जी वाला कंपोनेंट है वो 10.3, ठीक है, आई वाला मैंने बता दिया 30.1, फिर जी हो गया। नेट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं जिसको हम जानते हैं एक्स माइनस एम, यानी कि आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें ना टोटल नॉमिनल जीडीपी का, तो आप यहां पे अंडरस्टैंड कर पाओगे ये जो एक्सपोर्ट है ये लगभग 21.5% देखने को मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंपोर्ट की बात करें, ये -24.1 है, क्योंकि आप जानते होंगे हम जीडीपी में यही तो देखते हैं कि वहां पर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आखिर कितना प्रोडक्शन हुआ। जब उस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो एक्सपोर्ट हमारे थोड़े से कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। एंड इसका कारण आगे हम डिस्कस भी करेंगे। उसका कारण बहुत सिंपल सा है, हमारे जो मर्चेंडाइज की बात करें, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो मर्चेंडाइज हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट ज्यादा है। हालांकि अगर हम सर्विस की बात करेंगे, सर्विस हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो ये डेटा भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट क्योंकि यहां पर इसका लिंकेज था, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और बातें, यही मैं बात कर रहा था, आपके सीएबी का डेटा दे रखा है करंट अकाउंट बैलेंस का। आप यहां पे अंडरस्टैंड करना, यहां पर बात हो रही है एक तो सर्विस ट्रेड बैलेंस की, और दूसरी बात किसकी हुई है? आपकी मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस की। आप इसको मर्चेंडाइज कह लीजिए या आप किसको आप गुड्स कह सकते हो। अब गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये नोटिस करना, ये गुड्स के अंदर ये येलो वाला जो कर्व है ना, ये गुड्स की बात कर रहा है, और ये Q2 FY 2025 की बात कर रहा है। यहां पर आप नोटिस करिए जो आपका गुड्स ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है। क्या शो कर रहा है? ये यही तो शो कर रहा है कि जब हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं ना, तो वहां पर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो नेट में बैलेंस नेगेटिव आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें सर्विसेज की बात करें दोस्तों, सर्विसेज में क्या हो रहा है? सर्विसेज में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। बाकी जो प्राइवेट ट्रांसफर होते हैं वो भी हमें डेफिनेटली पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ये सारा डेटा आपका US बिलियन डॉलर्स के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ना करंट अकाउंट बैलेंस की, आप लोगों ने देखा होगा, आपका जब हम बात करते हैं किस चीज की, आपके बात जब होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जब हम BOP की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आपका गुड्स, आपका सर्विसेज, आपका इनकम, ट्रांसफर्स, ये सब देख लेते हैं। बल्कि जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका जो आपका सॉवरेन क्रेडिट SCBs हो गया, है ना आपका, और जो इस तरह से हो गया, या फिर आपके NRI अकाउंट्स हो गया, राइट, आपके डेट वगैरह हो गया, राइट, वो सब यहाँ पे आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। तो करंट अकाउंट की अगर हम बात करें, करंट अकाउंट बैलेंस निकालने की बात करें, तो वो नेगेटिव में है। क्यों है नेगेटिव में? उसका कारण यही है क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, हमारा गुड्स का इंपोर्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। और क्या बात हुई है? देखो और कुछ बातें यहां पे आप अंडरस्टैंड करना। हमारा CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। अब आप लोग जानते होंगे हमारे जो बेसल नॉर्म्स हैं उसके माध्यम से हमारा खुद का जितना ज्यादा कैपिटल होगा, कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सेक्टर की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को दर्शाता है। एंड अगर आप अंडरस्टैंड करोगे सितंबर 2022 का अगर आप कंपैरिजन करो सितंबर 2024 के आंकड़े के साथ, तो ये CRAR का नंबर इंक्रीज हुआ है। क्या मतलब इस चीज का? बैंक ज्यादा सक्षम हुए हैं, बैंक ज्यादा स्टेबल बन चुके हैं, बैंक के पास ज्यादा पैसा है, अगर उनके रिस्क वेटेड एसेट्स भी हैं तो उनको कवर अप करने के लिए हमारे पास अच्छी खासी कैपिटल है। ये दिखाता है कि बैंक्स के पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ठीक है, एक चीज और, इंडिया की भी बात कर लें। अभी मैंने जो बात करी थी ना परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करी थी, वो मैंने ग्लोबल की बात करी थी। अगर इंडिया की बात करो ना, तो ये नोटिस करो, ये बीच में जो टाइम था, कोरोना वाला टाइम था, थोड़ा सा सेकंड वेव जब कोविड की आई थी, उस समय हमारा ये 50 से नीचे था। पर अब देखो कितने लंबे समय से हमारा जो ओवरऑल PMI भी
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स गुड्स का भी और सर्विस का भी, ये दोनों के दोनों हमारे मैन्युफैक्चरिंग का भी और सर्विस का भी, ये दोनों कंसिस्टेंटली 50 से ऊपर जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर लाइन से कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं, तो क्लियरली शोज वी आर डूइंग अ गुड थिंग, ठीक है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये मैनेजर्स है, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में ही हैं, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर, ये था पहला चैप्टर जो हम तक डिस्कस किया, काफी डिटेल में डिस्कस किया, बाकी चैप्टर का थोड़ा थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू लेते रहेंगे। दूसरे चैप्टर में दोस्तों बात हुई है हमारी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट की, एंड यहां पर साथ में लिखा हुआ है द कार्ट एंड द हॉर्स। क्या मतलब है इस चीज का? आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, कभी आपने देखा है आगे घोड़ा चलता है, पीछे उसके कार्ट होती है ना, पर कई बार ऐसा हो जाए, मान लो अगर हमने कार्ट आगे रख दिया हॉर्स के, पुटिंग द कार्ट इन अहेड ऑफ द हॉर्स, आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी, उससे कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा जाती हैं, चीजें दिक्कत में आ जाती हैं। अब यहां पर इस चैप्टर में यही मेंशन्ड है कि दरअसल में ना हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, इट इज डूइंग वेरी गुड, इट इज डूइंग एक्सेलेंट, पर दिक्कत ये आ जाएगी कि फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ आती है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना आ जाए। इसी को वर्ड यहाँ पे फाइनेंशियलाइजेशन भी आपके इकोनॉमिक सर्वे ने उस वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है कि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना आ जाए, दैट इज अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर की, यहाँ पे जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं वर्ड भी बता देता हूँ, वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल है फाइनेंशियलाइजेशन, ठीक है। ये टर्म जो है ना आपकी इकोनॉमिक सर्वे ने खासकर यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है कि ऐसा ना हो कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाए। अगर एक्सेसिवली, देखो डोमिनेट होना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक्सेसिवली अगर डोमिनेट हुआ ना, उससे समस्या आ सकती है, उससे कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे रेगुलेटर्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, एंड और भी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये भी बात यहाँ पे करी गई है। हालांकि पूरा चैप्टर जो बात कर रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर कैसे कैसे ग्रो हुआ है उसकी ही बात है, बस लास्ट में फाइनेंशियलाइजेशन करके एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है कि कैसे आपके अगर एक्सेसिव डोमिनेंस होती है उससे कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स हो गया, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, एंड अगर गलत सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर गया उसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरे आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी आ सकता है। एनीवेज पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में आप नोटिस कर पाओगे पहली चीज एनपीएस, खासकर अगर मैं बात करूं आपके ग्रॉस एनपीएस। अब आप पूछेंगे सर ग्रॉस एनपीए क्या होता है? ग्रॉस एनपीए होता है आपका टोटल एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हम सब लोग जानते हैं। अगर ग्रॉस एनपीए में हम प्रोविजनिंग को हटा देते हैं ना, प्रोविजनिंग का अर्थ होता है कुछ पैसा जो हमने अलग से रख लिया एज अ सेफ्टी बफर, है ना। प्रोविजनिंग अगर हमने कर रखी है तो अगर ग्रॉस एनपीए में से हम प्रोविजनिंग माइनस करते हैं, हमारे पास नेट एनपीए का आंकड़ा आता है। टेक्निकली इंपॉर्टेंट तो नेट एनपीए भी है और दोनों ग्रॉस एनपीए भी है। नेट एनपीए बस ये बता देगा कि प्रोविजनिंग के बाद कितना आपका नेट एनपीए है। तो अगर मैं ग्रॉस एनपीए की बात करूं कि बैंकों के कितने प्रतिशत जो हैं लोन्स आपके एनपीए देखने को मिल जाएंगे, तो द गुड थिंग इज ये नंबर डिक्रीज हुआ है। आप ना नोटिस करते हो 2018 के आसपास हमें एक पीक देखने को मिलती है एनपीएस के अंदर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए थे, वहां से एक डिक्लाइन देखने को मिला, एंड आप अंडरस्टैंड कर पाओगे मार्च 2021 में ये नंबर 7.3% के आसपास था। सितंबर के अंदर हम काफी कंफर्टेबली 2% के आसपास यहाँ पे चल रहे हैं। तो एक जो प्रॉब्लम कई बार डिस्कस होती थी ना कि कैसे हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की भी हालत खराब है, बैंकिंग सेक्टर की भी हालत खराब है, जिसको हम क्या जानते थे, जिसको हम टीबीएस के नाम से जानते थे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये सुना होगा आप लोगों ने अपनी इकोनॉमी बुक्स के अंदर। कौन सी प्रॉब्लम? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो टीबीएस प्रॉब्लम है ये काफी हद तक भारत से खत्म हो गई है, क्योंकि अब वो हालत बैंकों की वैसी नहीं रही जैसे कि आज से 2018, अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं, उस समय के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। और क्या दोस्तों बात करी गई है यहाँ पर, बात करी गई है कि प्रॉफिटेबिलिटी की। हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हर साल दर साल, ये 6 महीने पे बताया गया है, हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा बैंक की क्रेडिट जो है आप नोटिस कर पाओगे कितना कहीं ना कहीं टोटल जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट दे पा रहे हैं। यहां पर भी ग्रोथ हर साल 14%, 15%, 11% इस तरह से। और अगर हम मंथ बाय मंथ देखना चाहो तो भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि ना ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स की अगर हम नोटिस करें तो कैपिटल मार्केट्स में काफी सुधार भी है। खासकर डीमैट अकाउंट्स आप नोटिस कर पाओगे, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद लोगों ने खूब डीमैट अकाउंट्स यहाँ पे खुलवाए हैं, एंड अंडरस्टैंड कर पाओगे दिसंबर 2024 तक लगभग 18.5 करोड़, नोटिस कर पा रहे हो, 18.5 करोड़ हमारे पास देश भर में डीमैट अकाउंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
बाकी हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी रेशियो है ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक से काफी ज्यादा है। आईपीओ, जो नए नए आपको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर देखने को मिलते हैं, ये 259 आपको देखने को मिले, जो 6 महीने थे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम था, 9 महीने आप कह सकते हो, इस पर्टिकुलर 9 महीने में आपको 259 आईपीओ देखने को मिले। पिछले साल ये नंबर था लगभग 196 के आसपास। तो काफी तेजी से नंबर ऑफ आईपीओ जो कहीं ना कहीं कंपनीज कर रही हैं, वो भी हमें एक बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों बात करें, हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे आरबीआई ने ना एक इंडेक्स बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंडेक्स बनाया गया था FII करके, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, राइट। हम यहां पर जब स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में कितना हम आगे चल चुके हैं, यहां पर एक्सेस हो गया, यूजेज हो गया, क्वालिटी हो गया, इन सब का ध्यान रखा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर। एंड आप इस पैरामीटर को भी अंडरस्टैंड करिए, 53.9% था, सॉरी 53.9 था, ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर होता है 0 से लेकर 100 के बीच में। जितना हम 100 की तरफ होंगे उतना ज्यादा वो दिखाता है कि देश भर में फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो ये नंबर 53.9 था मार्च 2021 के हिसाब से, एंड मार्च 2024 आते आते ये 64.2 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा अगर हम नोटिस कर पाओगे आरआरबीज की बात करें, तो आरआरबीज ने भी 22,000 ब्रांचेस हैं 700 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। हमारे रूरल एरियाज हो गया, सेमी अर्बन एरियाज हो गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम किया है। तो सरकार का काफी ज्यादा फोकस इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ चीजों की यहाँ पे बात करी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो वाइडन हुआ है। ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है कि हमारा घाटा, मतलब जो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में है वो बढ़ रहा है, इट्स द कॉज ऑफ कंसर्न थोड़ा सा। बाकी इसके अलावा बात करें, ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे, ठीक है, उन्हें अच्छा काम किया, खासकर नॉन पेट्रोलियम एंड आपके नॉन जेम वाले जो आपके एक्सपोर्ट्स थे, दोज आर डूइंग गुड, ठीक है। नॉट दैट पॉइंट, सर्विस का ट्रेड सरप्लस है, दैट इज अ गुड थिंग। बाकी ईओडीबी अगर हम बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने काफी सारे यहाँ पे काम किए हुए हैं। आप लोगों ने ना सुना होगा एक पॉलिसी के बारे में, NLP करके आपने पॉलिसी सुनी होगी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। उसके माध्यम से हमने अलग अलग काम किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लॉजिस्टिक्स के लिए अलग से पोर्टल बनाया है। हमारा जो कोशिश है कि कैसे हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8% से नीचे लेकर आना है, प्लस एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक्स हब्स को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, सप्लाई चेन एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज करी जा रही है। हमारे जो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एंड आपके जो DGFT ट्रेड है उसको भी हमने यहाँ पे, उसके भी पोर्टल्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। ये क्लियरली दिखाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर इज ग्रोइंग, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पे काफी बेहतर यहाँ पे काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो FDI इन्फ्लोस आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे यहाँ पर चेंज हुए हैं, ठीक है। ग्रॉस FDI इन्फ्लोस आप यहाँ पे देख पाओगे, एंड एट द सेम टाइम ये सर्विस सेक्टर का भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नंबर सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रफ आइडिया वुड बी फाइन। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, जहां पर हम जानते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर कितना हमारा डॉलर्स की फॉर्म में या फिर अलग अलग फॉरेन करेंसी एसेट्स की फॉर्म में हमने रखा हुआ है, हमारे पास गोल्ड कितना है, हमारे पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, एट द सेम टाइम हमारे जो और जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आप IMF के कॉरस्पॉन्डिंग भी देख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मिला के, जो कंपोनेंट्स हैं उनको मिला के हमारे पास कितना देखने को मिलता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक टाइम आया था जब हमने $700 बिलियन के नंबर को भी क्रॉस किया था, ठीक है। आप लोग RTP जानते हो ना, रिजर्व ट्रांसपोजिशन हो गया, SDR हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, एंड आपका जो FCA हो गया, फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया, ये सब मिला के कितना बन रहा है, ठीक है, वो नंबर हम देखते हैं। तो बीच में एक टाइम आया था जब हमने $700 बिलियन को भी क्रॉस किया था। अब यहाँ पर ये नंबर हमारे पास लगभग $640 बिलियन के आसपास है। 1991 के साथ कंपैरिजन करें हम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुकून वाली हालत में हैं, क्योंकि तब तो ऐसा था कि हमारे पास लगभग 2 से 3 हफ्ते का ही इंपोर्ट कवर बचा हुआ था। आज के समय वो 1 साल के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, उसके भी ज़्यादा बीच बीच में है। तो डेफिनेटली इट क्लियरली शोज कि हमारे पास कल को कोई समस्या आ भी जाए, हमारे पास अथाह फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता भी रहा था, हमारा इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ये जो वर्ड होता है ना सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग का मतलब होता है चीजों का कम होना। ये हमारा अगला टॉपिक भी है प्राइस एंड इन्फ्लेशन का। जैसे जैसे करके करते करते क्या होता है, महंगाई कम हो रही है, सॉफ्टनिंग इसको बोलते हैं, सॉफ्टनिंग, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले समय के साथ साथ हमारा ये नंबर 4% के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। बाकी होलसेल प्राइस इंडेक्स भी ऑलमोस्ट कंफर्टेबल ही है, पर सीपीआई इन्फ्लेशन बीच में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो हमारा स्टेबल है, एंड अदरवाइज सीपीआई इन्फ्लेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो 4% तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हो जाएगा।
बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पर कुछ और इन्फ्लेशन की, अंडरस्टैंड करना, जब हम बात करते हैं ना, एक होता है हमारा कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ना सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें जो भी उस बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर हमने ली हैं। कोर इन्फ्लेशन के अंदर पता क्या होता है, हम जो कुछ वोलेटाइल चीजें होती हैं उनको हटा देते हैं, जैसे आपका फूड हो गया, आपका फ्यूल हो गया, ये सब बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल जाते हैं। तो इनको हम जब हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है कोर इन्फ्लेशन का मुद्दा। कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें ना, तो आप यहां पे अंडरस्टैंड कर पाओगे हेडलाइन इन्फ्लेशन का ये ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। पर अगर मैं टॉप प्रोडक्ट, टॉप होते हैं आपके टमाटो, अनियन और आपके पोटैटो, इनके प्राइस बहुत ऊपर नीचे होते हैं, अगर इनको हटाकर हम नोटिस करें ना, फिर आप नोटिस करोगे काफी स्टेबल सी लाइन है। पर अगर आप वेजिटेबल पल्सेस सबको हटा दो, फिर हेडलाइन को देखोगे, फिर आप नोटिस कर पाओगे यार ये तो ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहा। तो यानी कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स को हटाने के बाद अगर आप सही मायने में अपनी इन्फ्लेशन को काउंट करना चाह रहे हो, तो वो नंबर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। उस तरह से दोस्तों अगर हम फूड प्राइस के मतलब कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें, तो यहां पर भी हम इन नंबर्स को देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कुछ वेदर इवेंट्स की, तो वेदर इवेंट्स की वजह से भी हमारा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो जाए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे कैसे उनके जो प्राइजेस हैं वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं एंड नोटिस करेंगे कि सरकार के द्वारा ना काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो फूड इन्फ्लेशन है इसको हम मेजर या रेदर आई शुड से इसको कंट्रोल कर पाएं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे व्हीट राइस के लिए सुना होगा ओपन मार्केट सेल स्कीम के रिगार्डिंग, है ना, कई बार न्यूज में आती रहती है, हमने कई बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर उसकी चर्चा भी करी है। अब यहां पर आप नोटिस कर पाओगे सरकार ने स्टेप्स बताए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल्स के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी जाती है। इस तरह से जो मैं बात कर रहा था OMSS की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपन मार्केट स्केल स्कीम, यहां पर क्या होता है, एक आपके पास एक बफर बना लिया जाता है एंड अगर मान लो किस चीज की मार्केट में शॉर्टेज है तो यहां पर इस बफर में से उस चीज को निकाल दिया जाता है। यानी कि इसके माध्यम से क्या हुआ कि मान लो किस चीज की डिमांड बढ़ी हुई थी ना, तो यहां बफर से हमने वो सप्लाई निकाल के बाहर रख दी, तो जो बढ़ी हुई डिमांड थी उसको कैटर करने के लिए हमारे पास ज्यादा सप्लाई है, तो वो चीज आपकी मैच कर जाएगी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव स्कीम ओपन मार्केट सेल स्कीम है एंड कई बार कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में कई बार न्यूज में आती रहती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है भारत ब्रांड, आप नोटिस कर पाओगे इसके माध्यम से आटा, आपका चावल बहुत ही सस्ते रेट्स के ऊपर दिया जाता है ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल पाए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उस तरह से पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, तो जैसा मैंने बताया व्हीट फ्लोर के लिए, जैसा मैंने बताया आपको राइस के लिए, सेम चीज भारत ब्रांड के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर आपको पल्सेस में भी देखने को मिल जाएगी, जैसे आपका चना, मूंग, मसूर दाल हो गया। इसके अलावा अगर कुछ दालें हैं जैसे देसी चना हो गया, तूड़, उड़द, आपका मसूर हो गया, येलो पीस हो गया, इनका जो इंपोर्ट होता है वो ड्यूटी फ्री हमें देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम हमने इंपोजिशन लगा रखी है स्टॉक लिमिट के ऊपर कि इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते ताकि एक तरह से उसकी कालाबाजारी ना हो, है ना। एंड वेजिटेबल्स की भी बात करें तो यहां पर भी आप नोटिस कर पाओगे अनियंस का हम बफर स्टॉक रखते हैं, अनियन एंड टमाटो की हम सब्सिडाइज सेल्स करते हैं ताकि लोगों तक यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग राहत मिल पाए। तो ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जो यहां पर हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा जो टॉपिक है दैट इज मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। अब ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर इस सर्वे के अंदर बार बार एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है डीरेगुलेशन। आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना एंड हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो वर्ड है ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना डीरेगुलेशन की, तो यहां पर सरकार ने कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सर्वे जो बनाया गया है ये दिखा रहा है कि डीरेगुलेशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी हेल्प किया है। एंड इनफैक्ट यहां पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि डीरेगुलेशन की मदद से क्या हुआ है, आप नोटिस कर पाओगे कि डीरेगुलेशन की मदद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है एंड एट द सेम टाइम हमारे जो ग्रोथ है वो काफी प्रमोट हुई है। हालांकि यहां पर इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन वाली चीज बता रखी है। देखो जब हम बात करते हैं, जैसे आपने सोसाइटी के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यहां पर बात हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं अब दुनिया ना थोड़ा सा जीईएफ की तरफ जा रही है। किसकी तरफ? ये टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, जीईएफ, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन? देखो अगर मान लो दुनिया ग्लोबलाइज में क्या होता है, ग्लोबलाइज में होता है कहीं ना कहीं पूरे सबके साथ कनेक्टेड है,
दैट इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। पर अगर मान लो दुनिया इस तरह सबके साथ कनेक्टेड नहीं है, पर उनकी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं, एंड उन पॉलिटिकल अलाइनमेंट के हिसाब से वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉपरेशन करती हैं, या उनके साथ ज्यादा ट्रेड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, या उनके साथ ही कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे आपका ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो उसी तरह से अगर फ्लो करे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीईएफ, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। अब इससे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रशिया आपका यूएसए और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है एक जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। इन्होंने अपने अपने ट्रेड ब्लॉक्स, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक्स बनाने की यहां पे कोशिश करी है, ताकि कुछ के ऊपर ये निर्भरता कम कर पाए, बाकियों के साथ अपने दोस्तों के साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को बेहतर कर पाए। तो दुनिया ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा सा जीईएफ, जियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन या इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की तरफ यहां पे मूव कर रही है। अब कहीं ना कहीं जो डीरेगुलेशन है यहां, इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी आएगी, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगा इंडिविजुअल्स को, एंटरप्राइज को, प्राइवेट प्लेयर्स को, एंड इसी पर्टिकुलर प्राइवेटाइजेशन ना यूज करके हम अगर डीरेगुलेशन की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रोथ है वो और प्रमोट हो सकती है। ऐसा यहां पर बताया गया है हमारा जो चैप्टर है मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, आप नोटिस करो यहां पे बात हुई है इकोनॉमिक फ्रीडम की। अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम को बढ़ाते हैं, ये वाली चीज जो है ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये मीन्स भी है, ये एंड भी है ग्रोथ का। ग्रोथ के थ्रू आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम भी आएगी, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम के थ्रू आपका ग्रोथ भी प्रमोट होती है। ऐसा यहां पर इकोनॉमिक सर्वे का यहां पे कहना है। अब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, बिल्कुल किया। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ना जो फर्स्ट फेज था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे कंप्लीट कर लिया, आप नोटिस कर पाओगे फर्स्ट फेज के अंदर हमने कहीं ना कहीं कंप्लायंस बर्डन को काफी हद तक कम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोसेसेस वगैरह थे काफी हद तक वो स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। हमने सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात करी है, रिडंडेंट जो चीजें थी उनको यहाँ पे खत्म किया है। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी का काफी हद तक इस्तेमाल किया है, जिसके माध्यम से हमने पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है। पर अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं जिनको हम अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फेज 2 के अंदर करने जा रहे हैं। सर ये कौन से काम होंगे दोस्तों, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल फीस वगैरह को कम करना हो गया, आपके टैरिफ कम करना हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप सरकार को पेमेंट करते हो, अलग अलग चीजें जब आपको मिलती हैं, है ना, तो वो जो फीस है, जो टैरिफ है, उनको कम किया जाएगा। एट द सेम टाइम जो लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहाँ पे फॉलो किया जाए, प्रॉपर आपके कंट्रोल्स जो होंगे, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे नॉर्म्स होने चाहिए, पर नॉर्म्स सिर्फ वही होने चाहिए जो नेसेसरी है। कई बार हम लोग ना, जैसे कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था आपका, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, कि इतने ज्यादा रेगुलेशंस हो रखे हैं जिससे कहीं ना कहीं एक जंजाल सा बन चुका है रेगुलेशंस का, एंड ये ईओडीबी को एक तरफ से खत्म करता है। तो यानी कि यहां पर बात हुई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, हमारे पास नॉर्म्स होने चाहिए, पर वो केवल और केवल जो मिनिमम नेसेसरी नॉर्म्स होने चाहिए वो होने चाहिए, एंड वो फीजिबल होने चाहिए एट द सेम टाइम। ये फोकस रहेगा ईओडीबी 2.0 के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। यहां पर एक जो बात हुई है वो रेलवे सेक्टर की बात हुई है। आप रेलवे सेक्टर में अगर आप नोटिस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। हमने 2 से 10 हुआ, फिर FY 24 में 51 हुआ, अब ये 68 तक हमारा यहाँ पे पहुंच रहा है। उसके साथ ही अगर हम बात करें कोचेस के प्रोडक्शन की, तो बहुत तेजी से यहाँ पे इनका भी यहाँ पे प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन का बनना, हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना, ये दिखाता है कि फिजिकल कनेक्टिविटी जो है वो एक तरह से रेलवेज के अंदर तो डेफिनेटली बढ़ रही है। रेलवेज के अलावा और क्या बात हुई है, एयरपोर्ट्स की बात हुई है। आप जानते होंगे हमारा उड़ान जो है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उसके अंतर्गत आपके ऑपरेशनलाइज्ड एयरपोर्ट हैं, ये भी इंक्रीज हुए हैं, एंड नंबर ऑफ रूट्स भी बढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप नोटिस कर पाओगे एयरपोर्ट्स की अगर मैं संख्या की बात करूं तो पिछले साल ये 84 था, अब ये बढ़ के 88 हो चुका है। अगर मैं बात करूं रूट्स की, उड़ान के अंदर जो रूट्स कवर्ड हैं वो 545 से बढ़ के हमारे यहाँ पे 619 हो गए हैं। तो यानी कि एयरवेज के अंदर भी हुआ है। क्या सर शिपिंग में भी हुआ है कुछ? बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम जानते हैं टैट के नाम से। टैट होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम कितना लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक शिप आई, वो शिप का कुछ सामान था, वो सामान उसने कितनी देर में वहां पे अनलोड किया, एंड वापस से जो सामान को लोड करना था उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगा। अगर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होंगे, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होगा, तो जो टैट होता है ना, टर्न अराउंड टाइम, ये अपने आप में काफी ज्यादा निकल के आता है। तो जितना कम टर्न अराउंड टाइम होगा उतना ही अच्छा होता है। तो बहुत सारे अलग अलग, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, यहां पर आप टैट देखोगे ना, यहां पर टैट बहुत कम है, इंडिया का टैट ज्यादा है, पर यहां पर भी हमने बेहतरी की है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये लगभग 2 दिन था, 48 आवर्स था, पर
आज के समय के ऊपर जो टैट हमें देखने को मिलेगा वो लगभग 30.4 देखने को मिल जाएगा इन योर मेजर पोर्ट्स। तो ये एक अच्छी बात है। कितना कम टाइम लगेगा, जब टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट कम लगेगी, है ना। उससे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी एक तरह से हमारी बढ़ जाती है। तो यानी कि ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, चाहे आप फिजिकल कनेक्टिविटी में हमने रोड्स का देखा, हमने रेलवेज का देखा, हमने एयरवेज का देखा, हमने यहाँ पे देखा अपने शिपिंग सेक्टर का, तो सब में हमें बेहतरी देखने को मिल रही है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप जानते होंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई थी, जल जीवन मिशन, JJM, ठीक है, हर घर नल से जल, आप लोगों ने सुना होगा। तो अंडरस्टैंड कर पाओगे अब तक पिछले 5 साल के अंदर हमने जो मतलब देखा था, तो 3 करोड़ से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए ये 15 करोड़ से भी ज्यादा नंबर हो चुका है जल जीवन मिशन के अंदर। तो जो एक सपना था ना पाइप्ड वाटर कनेक्टिविटी का, वो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर 15 करोड़ तक के पाइप्ड वाटर हमें यहाँ पे पहुंचाया है। एंड इवन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने फुल कवरेज अचीव कर लिया है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, इन्होंने एक प्रॉपर सेफ पाइप्ड वाटर कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड करी है अंडर जल जीवन मिशन। तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ ही ODF जो हो गया, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का जो स्टेटस है इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन हमने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था, उसका बेनिफिट ODF के अंदर भी है। एंड इनफैक्ट अभी 10 साल कंप्लीट हुए थे ना, तो यहां पर MMR हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, IMR हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन नंबर्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। तो ये दिखा रहा है हमारा जो, क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा जो आपका जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था, उसने काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पे दिखाने मिल जाएंगे। एंड साथ साथ दोस्तों बात करें हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अर्बन की बात करें तो 1 करोड़ 18 लाख घर जो है यहाँ पे सैंक्शन करे गए हैं 2024 तक। उसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेट्रो रेल सिस्टम यहाँ पे ऑपरेशनल है 23 सिटीज के अंदर। हमारा जो अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे लगभग 70% यहाँ पे टैप वाटर कवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी और चीजें भी, सीवरेज कवरेज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो 93% प्रोजेक्ट से उनको कंप्लीट कर लिया गया है। तो यानी कि अर्बन एरियाज के अंदर भी हमारा काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक अगला टॉपिक जो हमारा है, चैप्टर है, वो इंडस्ट्री कॉरस्पॉन्डिंग है। इंडस्ट्री में होता है कि कैसी बिजनेस एक्सपेक्टेशन कैसी हैं। 100 से ऊपर अगर होता है ना, हमारी बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो होती है ऑप्टिमिस्टिक। इसको कंफ्यूज मत करना, जो PMI था वो एक अलग चीज थी। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग इंडेक्स, फिर सर्विस के लिए अलग इंडेक्स, और एक कंबाइंड इंडेक्स अलग था। ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, एक डिफरेंट इंडेक्स है। वहां पर PMI में हम 50 के कॉरस्पॉन्डिंग देखते थे, यहाँ पर 100 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अगर 100 से ऊपर होता है ये नंबर तो ऑप्टिमिस्टिक होता है, 100 से नीचे होता है तो यहाँ पे पेसिमिस्टिक हमें ये नंबर देखने को मिल जाएगा। आप नोटिस कर पाओगे इतने लंबे समय के अंदर, अगर हम पिछले 3 साल के लगभग बात करें ना, तो ये नंबर हमेशा इस 120 के भी इनफैक्ट ऊपर ही देखने को मिल रहा है, जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के अंदर एक हमें ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है। साथ में ही दोस्तों, जैसे आपका अंडरस्टैंड कर पाओगे, हमारे कुछ कोर सेक्टर्स होते हैं। आप लोगों ने इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर्स भी सुना होगा, है ना। तो सीमेंट हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, इनके प्रोडक्शन हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। हालांकि ये देखो, ये वाला जो ग्राफ है ना, आपको लग रहा होगा छोटा है, पर ये केवल 6 महीने का ग्राफ है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील में भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। ये फिर से आपका लगभग 7 से 8 महीने का ग्राफ है, इसलिए नंबर कम दिख रहे हैं, पर अगर पूरे साल का बनाएंगे ना, तो ये नंबर्स हमारे अच्छे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पेटेंट्स, नंबर ऑफ फाइलिंग, ठीक है, पेटेंट्स फाइलिंग भी बढ़ी है, पेटेंट्स ग्रांटेड भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, हमारे डिजाइन्स भी बढ़ रहे हैं। हमारे जो, अगर मैं बात करूँ, आपके ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, इनमें मोस्टली आपको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो जितना IPR ज्यादा है, उतना ही कहीं ना कहीं उस देश में इनोवेशन का ज्यादा हमें स्कोप देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में भी हमारा जो शेयर है, पहली बात तो हमारा जो GV में शेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आप ऐसा भी कह सकते हो कि एग्रीकल्चर का शेयर थोड़ा कम हो रहा है, उसकी वजह से भी सर्विस बढ़ रही है, बट अदरवाइज ऑल्सो सर्विस की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है, ठीक है। दुनिया भर में ना, ये इस साल मतलब 2023 के पेपर में ये नंबर पूछा गया था कि हमारा, अगर हम बात करें ना हमारे सर्विस सेक्टर की बात करें, तो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में भारत का जो शेयर है वो 4.3% हो गया है। आज से 10 साल पहले लगभग ये नंबर 3% के आसपास था। यानी कि दुनिया भर में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना सर्विसेज, वहां पर इंडिया का शेयर है 4.3%, विच इज शोइंग दैट इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। बाकी कुछ चैलेंजेस भी आए हैं टेक्नोलॉजी के आने के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑफशोर वर्क की, जब दूसरी कंट्री के साथ हम लिंकेज करते हैं तो वहां पर कुछ लैंग्वेज बैरियर आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। पर क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आज के समय आ चुकी है, हम प्रॉपर स्किलिंग के साथ वो सारे गैप्स को फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज है अपने आप को डेवलप करने की। एक और सेक्टर की बात हुई है, वो है हमारा एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर के बारे में कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है। एक देखो होता है जब हम एग्रीकल्चर में ना, क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इनफैक्ट एक कमेटी बनी थी, महेश कुमार जैन कमेटी, उस कमेटी ने भी कुछ एक रिकमेंडेशंस दी थी। पर आप एक बात समझो, जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करना, जितना ज्यादा आपका क्रेडिट जो होगा वो आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जितना ज्यादा होगा उतना ही किसानों के लिए लाभदायक है। क्योंकि लेटर से एक किसान अगर बैंक से लोन लेता है या और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से लोन लेता है तो काफी कम रेट के ऊपर उसको लोन मिलेगा। पर अगर लेट से वो मनी लेंडर हो गया, शाहूकार हो गया, इन सब लोगों से नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग करता है, मतलब डेट लेता है, तो उसको बहुत हैवी लेवल के ऊपर, बहुत हैवी इंटरेस्ट के ऊपर उसको लोन लेना पड़ता है एंड वो काफी नुकसानदेह हो जाता है। इनफैक्ट ये 2020 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर कि कहां पर ज्यादा है, इंस्टीट्यूशनल में या नॉन इंस्टीट्यूशनल में। तो आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे ये नंबर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का ये बढ़ता हुआ 75% हो चुका है एंड जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो नोटिस करो ये नीचे 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 जाता वो 25% के आसपास पहुंच गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब हमारे किसानों को, मैं तो चाहता हूं और भी मिले लेवल की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बट मेजरली आपको आज के समय इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का जो नंबर है इट इज हायर एज कंपेयर टू नॉन इंस्टीट्यूशनल। अच्छी बात यह है कि हमारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है ना वो सबसे हाईएस्ट यहां पे देते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स। इसके अलावा हमारे जो छोटे किसान होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर वाले या 1 हेक्टेयर से भी कम वाले, आप जानते हो इंडिया में लगभग 86% किसान ऐसे ही हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। अब इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का आप अंडरस्टैंड कर पाओगे क्रेडिट फ्लो पिछले 9 साल में काफी बड़ा है। लगभग ये पहले 3.47 लाख करोड़ था, अब ये नंबर 14.4 लाख करोड़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और क्या बात करें, माइक्रो इरिगेशन, हम कई बार बात करते हैं हमारे ड्रिप इरिगेशन की, स्प्रिंकलर इरिगेशन की, कई बार इसके रिगार्डिंग बात होती है कि कितना ही यूज कर रहे हैं, बट आप अंडरस्टैंड करोगे लगभग आज के समय, लगभग आप नोटिस कर पाओगे 15 से 23 के बीच में कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, लगभग 8,000 हेक्टेयर। ठीक है, इतना नंबर हमारे यहाँ पे अंडर माइक्रो इरिगेशन इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि धीरे धीरे करके किसान इनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। बाकी देखो बहुत सारी और स्कीम्स चल रही हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, ये बात करता है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, है ना। यहाँ पर आप लोगों ने सुना भी होगा जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हमारी जो सॉइल क्वालिटी है हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा जो एनपीके रेशियो है वो सही रहना चाहिए, है ना। कौन सा फर्टिलाइजर हमें डालना है अपनी मिट्टी के हिसाब से, दैट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोडक्शन करें। नेशनल बैम्बू मिशन यहाँ पे रन हो रहा है, हमारा जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो अगला हमारा चैप्टर बनता है वो क्लाइमेट के बारे में बनता है। अब आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जब हमने एनडीसीज बनाए थे तब भी हमने बात करी थी, पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी COP 26 में गए थे ना, वहां पर उन्होंने पंचामृत की बात करी थी। ठीक है, जब ग्लासगो में गए थे तो पंचामृत के अंदर उन्होंने एक बात करी थी कि हम पता क्या चाहते हैं, हमें करना है 2070 तक हमें नेट जीरो बनना है, हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है। यानी कि इकोनॉमी भी हमें देखनी है क्योंकि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, बट 2070 तक हमें नेट जीरो भी बनना है। तो दोनों को कैसे बैलेंस करें, इकोनॉमी को भी क्लाइमेट को भी, इंडिया का दोनों के ऊपर फोकस है। एंड आप इस बात से समझ भी सकते हो, जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, पहले हमारा फोकस पता क्या था, पहले हमारा फोकस ये था कि हमें 45% तक का क्या करना था, हमें 45% तक, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे 45% तक हमें रिडक्शन करना था। एक सेकंड, मतलब 45% हमारा टारगेट था ऑफ अचीविंग द एनडीसी टारगेट बाय 2030, जहां पर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में। पर जब प्रधानमंत्री जी गए थे उन्होंने 45% से बढ़ाकर इसको 50% कर दिया था। आज के समय अगर हम बात करें ना, तो अगर आप हाइड्रो, विंड, सोलर, आपका अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये नंबर आपका 46.8% देखने को मिल रहा है। यानी कि जो नंबर हमें 2030 तक 50% करना है उसमें हम ऑलरेडी 46.8% तक पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडिया इज वर्किंग वेरी एफिशिएंटली टुवर्ड्स अचीविंग इट्स एनडीसीज। इसके साथ ही जो मैं बात कर रहा था ना, हमारी जो बात हुई थी कि कैसे हमें 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन तक का एडिशनल CO2 इक्विवेलेंट यहाँ पे कार्बन सिंक को हमें यहाँ पे इंश्योर करना है, क्रिएट करना है। वो नंबर अभी तक $2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इंडिया इज वर्किंग वेरी वेल। तो ये प्रोग्रेस दिखा रहा है हमारे क्लाइमेट के अंदर। बाकी प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लाइफ की बात करी थी, जहां पर बात हुई थी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की, कि हमें
सिर्फ सरकारों पे निर्भर नहीं रहना, दुनिया पे निर्भर नहीं रहना, हमें अपनी जिंदगी के अंदर भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे बदलाव करते रहने हैं, ताकि वो छोटे छोटे बदलावों की वजह से क्या हो सकते, उन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर सही ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाए। उनमें से एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो ये थी कि किस तरह से हमारा जो भोजन होता है हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी प्लेट के ऊपर जितना भी खाना है अगर आप उसको कंप्लीट करते हो, उससे कहीं ना कहीं 90 किलो आपका जो फूड वेस्ट है पर पर्सन साल भर के अंदर वो बच सकता है। मैसिव नंबर। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम अपने हर जगह अपने प्राइवेट व्हीकल लेके जाने की बजाय अगर हम कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, इससे आप 7,80,000 राइड्स को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, जिससे 380 मिलियन लीटर ऑफ फ्यूल भारत देश के अंदर कम हो जाएगा उसका कंजम्पशन, एंड उसका कंजम्पशन कम होगा, उससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपके एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिवली देखने को मिल जाएगा। तो ये सब फायदे यहाँ पे दिखाए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। एक सेक्टर और है जिसकी बात होती है सोशल सेक्टर की। सोशल सेक्टर में हमारे हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपके स्कूल्स वगैरह, इनके ऊपर कैसे कैसे खर्चा हो रहा है। तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, अगर आप यहां पे नोटिस करना चाहते हो कि किस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर लाख करोड़ के अंदर चेंज हुआ है ना, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे आज के समय हम कहीं ना कहीं 98 लाख करोड़ के आसपास जो नंबर्स हैं वो खर्च करते हैं हमारे किसके ऊपर, हमारा जो आप नोटिस कर पाओगे सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर के ऊपर। परसेंटेज में अगर आप इसको देखना चाहो तो इस नंबर को भी 25-26% के आप देख सकते हो। इसमें अगर मैं खासकर बात करूं ना, तो अंडरस्टैंड करना, हमने स्कूल्स के अंदर गर्ल्स टॉयलेट हो गया, बॉयज टॉयलेट हो गया, इसके ऊपर काम किया है, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब काम किया है। एंड एजुकेशन के अंदर हमने निपुण भारत हो गया, ठीक है ना, जो एफिशिएंसी हम यहाँ पे बना रहे हैं, आपका फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हो गया, लाइफ स्किल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पीएम ई विद्या पोर्टल हो गया, ये सारे काम हम एजुकेशन के अंदर कर रहे हैं। तो सोशल सेक्टर भी हमारा इंप्रूव हो रहा है। बाकी रूरल इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो जल जीवन मिशन हो गया, हमारे सारे जो सेक्टर्स हैं दोज आर डूइंग वेरी वेल। हाँ जी, हेल्थ भी आपका डेफिनेटली सोशल सेक्टर में ही आता है। तो जैसे एक हमारा इनिशिएटिव है पीएम बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, उसके माध्यम से देश भर के अंदर हमने 14,000 जन औषधि केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं, जिसके माध्यम से जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात करें तो 93.5% हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमने यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। बाकी टेलीमेडिसिन की भी बात करें तो उसके माध्यम से भी हमने 31 करोड़ पेशेंट्स को कहीं ना कहीं सर्व किया है। उसके अलावा दोस्तों बात करें, एक और टॉपिक हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में है, राइट। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कुछ एक पैरामीटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR हमारा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ये भी हमें इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, देखो यार यहां पर ना जो आपका इकोनॉमिक सर्वे उसने जो नंबर दिया है दैट इज 3.2%। यहां पर इनका ऐसा कहना है इकोनॉमिक सर्वे का, जो बेरोजगारी है ना वो भारत में कम हुई है, ठीक है। दिस इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। तो अगर हम यूजुअल स्टेटस अप्रोच के हिसाब से देखें, पिछले 365 दिनों के हिसाब से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वहां पर ये नंबर 3.2% हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फीमेल लेबर फेस पार्टिसिपेशन रेट हो गया, जो हम बात करते हैं ना कि महिलाओं को कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो भी लेबर फोर्स का पार्ट बने, तो LFPR फीमेल का खासकर वो भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यस, तो इसके लिए भी काफी काम किया गया है विच यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिग इकोनॉमी के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। नीति आयोग का एक रिपोर्ट भी आया था जिसने बताया भी था कि 2029-30 तक हमारे यहाँ पे गिग वर्कफोर्स आपका 2.35 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। लास्टली दोस्तों हमारा एक और टॉपिक था, हमारा एक और चैप्टर है, एक सेकेंड, एंड दैट इज रिगार्डिंग टू लेबर इन द AI एरा। AI मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात करी गई है। दोस्तों आज के समय आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि AI के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी एंड बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कैसे हम उन चैलेंजेस को देख सकते हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं एंड कैसे अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले समय के अंदर भी कुछ रेवोल्यूशंस आई थी, अगर किसी ने उनको ढंग से मैनेज नहीं किया तो काफ़ी पेनफुल था, बट अभी AI के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एंड अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लेबर इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है रेदर देन बीइंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक सर्वे की, तो इसने बात करी है कि AI क्या करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमें इन्वेस्टमेंट करने होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आपके डेटा सेंटर बनाने होंगे, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। आपके रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपके व्हीकल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इनके अंदर बहुत सारे आपके
रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एआई को सही ढंग से इस्तेमाल करना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के समय हम डीप सीक R1 की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इन द फील्ड ऑफ एआई। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें एआई को टैकल करना है तो हमें काम करना होगा। तो इट कुड बी अ क्राइसिस और इट कुड बी अ कैटलिस्ट टू द ग्रोथ, ऐसा यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज को कैसे यहाँ पे ढंग से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का एक क्विक ओवरव्यू था। ठीक है, मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर वाइज आपको समरीज मेरे उसके डिस्क्रिप्शन में हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। हमारी टीम उस तरह से आपको फिर चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। आई होप दोस्तों आज का जो सेशन था आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।